आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इनकलाबी स्कीम का आगाज। वजीर आजम मोदी ने पानीपत हरियाणा से बीमा सखी स्कीम का किया आगाज। पहले 3 सालों में इस स्कीम में 2 लाख खवातीन को जोड़ने का है मंसूबा। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश में आला क़यादत से की मुलाकात। 2 तरफा अमूर पर वजारत खारजा के इंचार्ज से की बात। भारत बांग्लादेश दफ्तर खारजा की मुशावरत में भी किया हिस्सा। जबरदस्त हंगामे के दरमियान आज भी पार्लियामेंट की कार्रवाई मुतासिर। जॉर्ज सोरोस के साथ ताल्लुकात पर घिरी कांग्रेस। हुक्मरान पार्टी ने बहस का किया मुतालबा। अडानी केस में भी कांग्रेस रह गई तन्हा। दिल्ली इंतखाबात के लिए आम आदमी पार्टी की हैरानकुन फहरिस्त। पड़पड़गंज से मनीष सिसोदिया की जगह अवध आहूजा को टिकट, सिसोदिया को जंगपुरा से भेजा गया। नोएडा के लिए अच्छी खबर। जेवर एयरपोर्ट पर पहला तैयारा उतरा। अगले साल अप्रैल से कमर्शियल परवाजें होंगी शुरू। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म ने पानीपत में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एक और इनकलाबी स्कीम का आगाज किया। बीमा सखी स्कीम के तहत पहले 3 सालों में 2 लाख खवातीन को जोड़ने का मंसूबा है। वज़ीर आज़म ने पहली 25,000 बीमा सखियों में तकर्रुरी नामे तकसीम किए। 18 से 70 साल की खवातीन बीमा सखी बन सकती हैं। मालियाती ख्वानदगी और बीमा से मुतालिक आगाही को फरोग देने के लिए पहले 3 साल इन्हें खुसूसी तरबियत दी जाएगी और खवातीन को पॉलिसी कमीशन के अलावा 3 साल तक वजीफा भी दिया जाएगा। पहले साल 7,000 रुपये माहाना, दूसरे साल 6,000 रुपये और तीसरे साल में 5,000 रुपये माहाना दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत 2047 के हुसूल में खवातीन की ताकत बहुत अहम किरदार अदा करने जा रही है। उन्नीस से लेकर आज तक के कालखंड में हर वर्ग, हर क्षेत्र की ऊर्जा ने भारत को इस ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन 2047 के विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हमें ऊर्जा के ढेर सारे नए स्रोतों की जरूरत है। ऊर्जा का ऐसा ही एक स्रोत हमारा पूर्वी भारत है, हमारे भारत का नॉर्थ ईस्ट है, और ऊर्जा का ऐसा ही महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे देश की नारी शक्ति, भारत की नारी शक्ति। भारत को विकसित बनाने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा, ये कोटि कोटि हमारी माताएं बहनें हैं, हमारी नारी शक्ति है, वही हमारी प्रेरणा की स्रोत रहने वाली है। आज जो ये महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बीमा सखी है, बैंक सखी है, कृषि सखी है, ये विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार स्तंभ बनेगी। वज़ीर आज़म ने बागबानी के शोबे को फरोग देने के लिए करनाल में तामीर किए जाने वाले महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी के मरकजी कैंपस का संग बुनियाद रखा। यूनिवर्सिटी का ये तहकीकी मरकज 700 करोड़ रुपए की मालियत से तैयार होगा।
वज़ीर-ए-आज़म ने जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का इफ्तिताह किया। उन्होंने राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का भी इफ्तिताह किया। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद होने वाली समिट में राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने वज़ीर-ए-आज़म को चंदन से बनी तलवार पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने सरमायाकार बनकर खुद कफील भारत के तरक्की के सफर के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि पिछली दहाई में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया है, जबकि मुल्क का MSME सेक्टर तेजी से तरक्की कर रहा है। ऐसे में भारत कई शोबों में मैन्युफैक्चरिंग का मरकज बन गया है। हर इन्वेस्टर भारत को लेकर बहुत ही उत्साहित है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत ने जो विकास किया है वो हर क्षेत्र में नजर आता है। आजादी के बाद के 7 दशक में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाया था। उसके सामने पिछले 10 वर्ष में भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपनी इकोनॉमी की साइज करीब करीब डबल किया है। बीते 10 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट भी करीब करीब डबल हो गया है। 2014 से पहले के दशक की तुलना में बीते दशक में FDI भी 2 गुना से अधिक हुआ है। इस दौरान भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च करीब 2 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 11 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि किस तरह से मुल्क में PLI स्कीम की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हर रोज नई बुलंदियों को छू रहा है। उन्होंने सरमायाकारों से मुतालबा किया है कि भारत में बहुत से ऐसे शोबे हैं जहां बहुत ज्यादा इम्कानात हैं। से भी बीते वर्ष करीब करीब 84,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है। 84,000 करोड़ रुपीस। इसमें इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स और ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट, एग्रो फूड प्रोडक्ट्स भी शामिल है। साथियों, भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में PLI स्कीम का रोल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेशलिटी स्टील, ऑटोमोबाइल्स और ऑटो कंपोनेंट्स, सोलर PV, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, इन सेक्टर्स में बहुत अधिक उत्साह है। PLI स्कीम के कारण करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। करीब 11 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बने हैं और एक्सपोर्ट में 4 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुतवाज़न जिंदगी के लिए मानवियत के साथ साथ रूहानियत का होना भी जरूरी है। उन्होंने रामकृष्ण मठ को स्वामी विवेकानंद की तवानाई का दरख्त करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने सानन के तालुका लेखंबा में 9 तामीर शुदा इबादतगाह और साधु निवास की तामीर की तौसी पर अपना पैगाम दिया और स्वामी परमानंद को याद किया। लेखंबा में नवनिर्मित प्रार्थना सभागृह और साधु निवास का निर्माण ये भारत की संत परंपरा का पोषण करेगा। यहां से सेवा और शिक्षा की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है
जिसका लाभ आने वाली कई पीढ़ियों को मिलेगा। श्री रामकृष्ण देव का मंदिर, गरीब छात्रों के लिए हॉस्टल, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, अस्पताल और यात्री निवास, ये कार्य अध्यात्म के प्रसार और मानवता की सेवा के माध्यम बनेंगे। और सेक्रेटरी खारजा बिक्रम मिस्री बांग्लादेश के दौरे पर हैं। उन्होंने ढाका में यूनुस इंतजामिया के मुशीर और वजारत खारजा के इंचार्ज मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और इससे कबल सेक्रेटरी खारजा बिक्रम मिस्री ने भारत बांग्लादेश फॉरेन ऑफिस मुशावरत में हिस्सा लिया। इजलास में बांग्लादेश के सेक्रेटरी खारजा जसीमुद्दीन ने भी शिरकत की। दोनों ममालिक के दरमियान कई अहम उमूर पर बातचीत हुई। और भारत बांग्लादेश के साथ मुस्बत ताल्लुकात चाहता है और भारत उबूरी हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा बिक्रम मिस्री ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बांग्लादेशी हुक्काम के साथ मुलाकात के बारे में बताया। I am here in Dhaka at the invitation of my Bangladesh colleague, His Excellency Mohammad Jasimuddin, the Foreign Secretary of Bangladesh, for discussions and consultations on the entire gamut of issues in the extremely important bilateral relationship between India and Bangladesh. Since the political changes in Bangladesh in August this year, there has of course been contact between our leaderships. The Prime Minister was the first world leader to greet the Chief Advisor on his assumption of office. The two of them had a very cordial telephone conversation thereafter, and the Chief Advisor also accepted the Prime Minister's invitation to speak at the third Voice of the Global South summit that was held in August this year. Since then, the External Affairs Minister and the Foreign Affairs Advisor have also been in touch. They met each other on the sidelines of the UN General Assembly in New York in September this year. And my visit follows those interactions and is the first Foreign Secretary level structured engagement between the two sides following those developments. Today's discussions have given both of us the opportunity to take stock of our relations, and I appreciate the opportunity today to have had a frank, candid and constructive exchange of views with all my interlocutors. I emphasized that India desires a positive, constructive and mutually beneficial relationship with Bangladesh. We have always seen in the past, and we continue to see in the future, this relationship as a people-centric and people-oriented relationship, one that has the benefit of all the people as its central motivational force. This is reflected on a daily basis in the development projects that have been executed on the ground in Bangladesh and that continue to be developed. It is also reflected in the mutually beneficial engagement we have on a whole set of issues ranging from trade, commerce, connectivity, power, water and energy, and development cooperation, consular cooperation and cultural cooperation. There is no reason why this mutually beneficial cooperation should not continue to deliver in the interests of both our peoples. And to that end, therefore, I have underlined today India's desire to work closely with the interim government of Bangladesh authorities. At the same time, we also had the opportunity to discuss certain recent developments and issues, and I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious and diplomatic properties,
We expect overall a constructive approach on all these issues by the Bangladesh authorities, and we look forward to moving the relationship forward in a positive, forward-looking and constructive direction. Thank you all very much. और हुक्मरान बीजेपी ने ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस की मदद से भारत में पार्लियामेंट के इजलास में खलल डालने के लिए गैर मुल्की ताकतों के जरिए चलाए जाने वाले प्रोपेगेंडे पर कांग्रेस पार्टी की क़यादत को शदीद निशाना बनाया। पार्टी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो इसके जरिए मुल्क की जमहूरियत को गैर मुस्तहकम कर रही है। जब जब संसद का सत्र चलता है, ठीक उसी समय विदेश से कोई ना कोई एक ऐसी रिपोर्ट या कोई ना कोई एक ऐसी घटना या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो कि भारत के संसद को बाधित करे। मणिपुर का वीडियो रिलीज होता है 19 जुलाई 2023 को, जबकि भारत का मानसून सत्र शुरू होता है 20 जुलाई 2023 को, और 10 मई 2024 को वैक्सीन को लेकर एक रिपोर्ट आती जब भारत के चुनाव में भारत का चुनाव प्रचार अपने चरम के ऊपर था। फिर सेबी के चीफ के अगेंस्ट रिपोर्ट आती है अगस्त 2024 में जब भारत की संसद का सत्र चल रहा था। और अभी आपने देखा कि 25 नवंबर से हमारा सत्र शुरू होना था और 20 नवंबर को यूएस में एक रिपोर्ट आती है। अब मैं देश के करोड़ों जनमानस से पूछना चाहता हूं, यह सिर्फ महज संयोग है या एक व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग है? और अब उस भारत विरोधी प्रयोग की कड़ियां भी क्रमशः जुड़ती जा रही हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी के फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक के साथ ताल्लुकात को भी सख्त निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इसकी फंडिंग भारत मुखालिफ अमेरिकी सनतकार जॉर्ज सोरोस के जरिए हो रही है। एक संस्था है जिसका नाम है फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक। इस फोरम की फंडिंग जॉर्ज सोरस से हो रही है, सोरस फाउंडेशन से है, जिसके एक नहीं अनेक व्यवस्थित उदाहरण मौजूद है। हम साफ साफ विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि यह फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक से आपका क्या संबंध है? इसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी का सीधे सीधे नाम है, जो कांग्रेस की वरिष्ठतम नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि जो कुछ घटनाएं जॉर्ज सोरोस, उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनसे जुड़े हुए विदेशी संस्थान कर रहे हैं, वो भारत में अस्थिरता पैदा करने की एक देशद्रोह के समकक्ष साजिश है। ये सोरोस और कांग्रेस की दोस्ती क्या है? और इसमें सोनिया जी जो सबसे वरिष्ठ नेता है, उनके प्रति पूर्ण सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं, उनकी भूमिका क्या है? जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ ताल्लुकात को लेकर बीजेपी कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी पर मुसलसल हमला कर रही है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने कहा कि बीजेपी के लिए यह मसला सियासी नहीं है बल्कि मुल्क की सलामती से मुताल्लिक है। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस लीडरों को भी अपने लीडरों के खिलाफ हिंदुस्तान मुखालिफ ताकतों के साथ राब्ते के लिए आवाज उठानी चाहिए। इसमें गंभीर आरोप है और रिपोर्ट जो आया है वो भी बहुत गंभीर रिपोर्ट है। हमारा देश का, जैसे मैंने कहा कि कोई, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कोई भी हो पार्टी, किसी का भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से जुड़े हुए और उसके साथ में कई और ऐसे ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ काम करते रहते हैं। भारत के, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो एक आम नागरिक हो, देश के लिए सबको काम करना है और देश के खिलाफ ताकतों के मुकाबले सबको लड़ना है। इसमें तो कोई पाठ पढ़ाने का जरूरत नहीं होना चाहिए। और इंडी इत्तेहाद के दरमियान बाहमी कशीदगी की खबरों पर पार्लिमानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी की कायदाना सलाहियत पर सवाल उठाए। रिजिजू ने कहा कि अब कांग्रेस के पास क़यादत नहीं है, अपोजिशन को ये देखना चाहिए। राहुल गांधी में मौसर क़यादत की सलाहियत नहीं है, ये उनकी नाकामी है। कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन में क्या चलते हैं, हम उसमें कोई हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। लेकिन हमको भी सुनाई दिया कि इंडी गठबंधन में राहुल गांधी को नेतृत्व लेकर के सबने सवाल उठाया है और कहा है कि राहुल गांधी से इंडी गठबंधन नहीं संभाला जाता है, उसके पास नेतृत्व का कोई क्वालिटी नहीं है।
और यूपी के लोगों के लिए खुशखबरी है। जी हां, साल 2001 में जेवर में हवाई अड्डा बनाने की जो तजवीज़ पेश की गई थी, उसका इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा बनकर तैयार हो गया है और आज फ्लाइट का ट्रायल रन हवाई अड्डे पर किया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से टेक ऑफ करने के बाद तैयारा नोएडा हवाई अड्डे पर पहुंचा। ये ट्रायल रन 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान परवाजों को टेक ऑफ और लैंडिंग कराया जाएगा। आपको बताते चलें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1334 हेक्टेयर में बनाया गया है, जो 29,650 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ 4 मरहलों में तैयार किया जा रहा है। अगले साल यहां से कमर्शियल परवाजें भी चलना शुरू हो जाएंगी। ताहम इब्तदाई तौर पर इसे 25 डोमेस्टिक रूट्स और 3 बैनुल-अक़वामी रूट से मुंसलिक किया गया है और इसके साथ ही इस एयरपोर्ट से 2 कार्गो परवाजें भी टेक ऑफ कर सकेंगी। और दिल्ली में असेंबली इंतखाबात फरवरी में हो सकते हैं और इससे कबल अरविंद केजरीवाल की क़यादत वाली आम आदमी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आम आदमी पार्टी ने इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है। इस फहरिस्त में 20 उम्मीदवारों के नाम हैं। सबसे बड़ा फैसला साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया के सीट को लेकर किया गया है। पिछली बार पड़पड़गंज से बड़ी मुश्किल से इलेक्शन जीतने वाले सिसोदिया को जंगपुरा से मैदान में उतारा गया है, तो वहीं पड़पड़गंज से अवध ओझा मैदान में उतरे हैं। वो हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं और इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने नरेला से दिनेश भारद्वाज, तिमारपुर से सुरेंद्रपाल सिंह बिट्टू और माड़ीपुर से राखी बिरला को टिकट दिया है। कबलाजी आम आदमी पार्टी ने नवंबर में पहली फहरिस्त जारी की थी, जिसमें 11 उम्मीदवारों को मौका दिया गया था। क्या शंभू बॉर्डर खोल दिया जाएगा? किसानों की तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या वो हटेंगे या डटे रहेंगे? यह सवाल इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट में हाईवेज को खोलने का मुतालबा किया गया था, जो किसानों के एहतजाज की वजह से बंद है, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में बेंच समाअत कर रही है। दूसरी तरफ किसान तंजीमें भी आज मीटिंग कर रही हैं, जिसमें वो मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय करेंगी। कल किसानों का एक ग्रुप दोपहर में शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ रवाना हुआ था। किसानों को हरियाणा के सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से लगाई गई मल्टी लेयर बैरिकेडिंग पर रोक दिया गया था। एहतजाज करने वाले किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए और रुकावटों तक पहुंचने के बाद उन्हें मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। और राहुल नार्वेकर को मुतफ़िक़ा तौर पर महाराष्ट्र असेंबली का स्पीकर मुंतखब किया गया है। नार्वेकर मुसलसल दूसरी बार असेंबली के स्पीकर मुंतखब हुए हैं। नार्वेकर मुसलसल दूसरी बार असेंबली स्पीकर बनने वाले दूसरे शख्स होंगे और इससे पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर बाला साहेब भारदे लगातार 2 बार स्पीकर बने थे। असेंबली में महायुति के 237 मेंबरों की मजबूत ताकत है और इसके लिए महाविकास आघाड़ी ने असेंबली स्पीकर के ओहदे के लिए उम्मीदवार खड़ा न करने का फैसला किया। राहुल नार्वेकर बीजेपी के टिकट पर मुंबई के कोलाबा असेंबली हल्के से मौजूदा एमएलए हैं। और दूरदर्शन के एंकर नीतीश भारद्वाज की रात देर गए एक अलमनाक कार हादसे में मौत हो गई है। उनकी एसयूवी कार बेकाबू हो गई और उज्जैन में कायथा के करीब एक दरख्त से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी का इंजन 300 मीटर दूर जा गिरा। हादसे में नीतीश की बीवी वागेशा पांडे के कजन की भी मौत हो गई है, जबकि नीतीश की बीवी वागेशा और उनके भाई शदीद जख्मी हैं। उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हादसे के बाद लाशों को निकालने के लिए गाड़ी को कटर से काटना पड़ा। नीतीश अपने ससुराल में शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गाजियाबाद से उज्जैन जा रहे थे और नागदा जंक्शन पर नीतीश का इस्तकबाल करने के लिए उनकी बीवी वागेशा और वागेशा के 2 भाई एक एसयूवी में गए थे। नीतीश तकरीबन 12:30 बजे नागदा से रवाना हुए थे। इतवार की देर रात 1:30 बजे कार मक्सी से तकरीबन 15 किलोमीटर पहले कायथा मोड़ पर बेकाबू हो गई और एक दरख्त से टकरा गई। एयरबैग खुलने की वजह से कार चला रहे वागेशा के भाई
मयंक पांडे की जान तो बच गई, ताहम उनकी हालत अभी भी तशवीशनाक है और नीतीश की सीट पर एयरबैग ना खुलने की वजह से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि नीतीश भारद्वाज डीडी न्यूज के वार्तावली और सुप्रभातम जैसे प्रोग्रामों के लिए जाने जाते हैं। और गैर मुल्की खबरों की बात करें तो शाम में क़दार में बगावत के बाद सदर बशारुल असद मुल्क से फरार होकर रूस पहुंच गए हैं। 8 दिसंबर की सुबह यानी कि इतवार की शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर बाकी ग्रुपों ने कब्जा कर लिया था, जो 11 दिनों से लड़ रहे थे। ताहम जो तस्वीरें आज नजर आ रही हैं वो शाम की तख्लीक का आगाज हालिया नहीं है, बल्कि इसका आगाज 13 साल कबल यानी कि 2011 में हुआ था। उस वक्त हुकूमत की मुखालिफत शुरू हुई थी, जो जल्द ही खून रेज तसादुम में बदल गई थी और हाल ही में 27 नवंबर को इस्लामी बागियों और शामी फौज के दरमियान झड़पें शुरू हुई। बागी ग्रुपों ने अपने हमले तेज कर दिए और 5 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया, जिनमें शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क समेत हलब, हमा, हम्स और दरा शामिल हैं। बहरहाल बशारुल असद की फौज ने बागियों के आगे हथियार डाल दिए और उनकी हुकूमत 11 दिनों में खत्म हो गई। वहीं शाम के सियासी बहरान पर भारत का बयान सामने आया है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने वहां पुरअमन और जामे शामी क़यादत वाले सियासी अमल पर जोर दिया है। इस अमल के तहत शामी मुआशरे के तमाम तबकात के मफादात और ख्वाहिशात का एहतराम करने पर भी जोर दिया गया है। वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा है कि हिंदुस्तान शाम की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। बयान में शाम के इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया है और इसके लिए तमाम जमातों के काम करने की ज़रूरत भी जाहिर की गई है। वजारत खारजा ने कहा कि दमिश्क में सिफारत खाना उनकी हिफाजत के लिए हिंदुस्तानी बिरादरी के साथ राब्ते में है। और इसी के साथ ही यहाँ हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब। कुछ तो मस्त बात है।